वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। इसमें हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, लेकिन हम इसको कल डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हम पुराना डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस, जो 29 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया था? 2018 में ये प्रस्तावित हुआ था यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। जगुआर 2030 फोरम यानी 2030 तक जगुआर के पॉपुलेशन में जो है ना वो वृद्धि ले आने के लिए एक फोरम का आयोजन किया गया था, जिसमें 14 रेंज देशों के प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए थे। उसमें से एक देश अपना भारत भी था, ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा हमारा सीरीज होता है नेशनल अफेयर्स का। इसमें दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोव ACC को मिली है DCGI की मंजूरी। तो सबसे पहले जान लीजिए इंट्रानेजल वैक्सीन क्या होता है। इंट्रानेजल वैक्सीन वो होता है जो बिना इंजेक्शन के आपके शरीर में डाला जाता है। मान लीजिए वो आई ड्रॉप की जैसा हो तो आपकी आंख में डाल दिया गया या इस तरीके का कुछ हो, तो इंट्रानेजल वैक्सीन वो होता है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोव ACC। इसको DCGI ने मंजूरी दी है। किसने इसको बनाया है? भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। और DCGI का जो फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें एक पूर्व संलयन स्थिर टेक्नोलॉजी SARS-CoV-2 द्वारा स्पाइक प्रोटीन के साथ पुनः संयोजक प्रतिकृमि कमी वाली एडेनो वायरस वेक्टेड वैक्सीन है। ये इसमें टेक्नोलॉजी यूज की। टेक्नोलॉजी का एक तरीके से तकनीक का ही आप पार्ट मान सकते हैं। और इसको वाशिंगटन विश्वविद्यालय के सहयोग से बनाया गया है, साझेदारी में बनाया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेशनल अफेयर्स के अगले न्यूज में है सिंधिया ने पूर्वोत्तर संयोजकता को बढ़ावा देने के लिए कई उड़ानों का उद्घाटन किया है। सिंधिया कौन है? केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं। इनका पूरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में यानी पूर्वोत्तर भारत में जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है हमारा ये 7 सिस्टर्स वाला, उसमें कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई सारे जो है वो उड़ानों का उद्घाटन किया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स का होता है। इसमें गैस लाइटिंग एक वर्ड है जो मरियम वेबसेटर जो एक डिक्शनरी आती है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, उसमें 2022 का शब्द बना है। गैस लाइटिंग का मतलब क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। गैस लाइटिंग का विशेष रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी को गुमराह करने के कार्य या अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जाता है गैस लाइटिंग को। इसके बाद इसमें जो है ना अनेक शब्द मरियम वेबसेटर में खोजा गया था, उसमें से सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है खोज में वो इसी शब्द की हुई है, यानी गैस लाइटिंग की हुई है। इसके बाद दूसरा हमारा इसमें सीरीज है एमपॉक्स। WHO द्वारा मंकी पॉक्स को दिया गया है नया नाम, इसका नाम एमपॉक्स है। क्यों दिया गया? क्योंकि लोगों में एक भय रहता था ना कि ये बंदरों से फैलता है, तो बंदरों को लोगों ने मारना शुरू किया था, इसलिए इसका नाम एमपॉक्स रख दिया गया। तो इसका मंकी पॉक्स नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि 1958 में डेनमार्क में इसको मंकी पॉक्स जो वायरस है इसकी खोज के लिए बंदरों पर ही इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया था। सबसे पहले जो मानव में डिटेक्ट हुआ था 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पहली बार मनुष्यों में इस बीमारी की खोज हुई थी, यानी मंकी पॉक्स की खोज हुई थी, जिसका नाम अब एम पॉक्स रख दिया गया है। इंडिया एंड वर्ल्ड की अगली सीरीज में भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इसको हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, सिर्फ इसका हेडलाइन आप लोग देख लीजिए। इसके बाद अगला हमारा न्यूज है दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया जाएगा उद्घाटन। कब किया जाएगा? 14 दिसंबर को, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की भारत की अध्यक्षता के दौरान होगा ये मूर्ति वहाँ पे स्थापित की जाएगी संयुक्त राष्ट्र में। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब जो है संयुक्त राष्ट्र में गांधी जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है। इसका उद्घाटन भारतीय परिषद की अध्यक्षता के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र यात्रा के दौरान किया जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा सीरीज है इंडिया एंड वर्ल्ड में ही। भारत ने मालदीव को प्रदान की है वित्तीय सहायता, $100 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मालदीव में अभी आर्थिक संकट चल रहा है, उससे निपटने के लिए भारत ने ये आर्थिक सहायता प्रदान की और ये पूरी स्वतंत्रता है मालदीव को कि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इसको जिस तरीके से चाहे वैसे यूज कर सकता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की सीरीज में है भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो घटा है प्रति लाख जीवित जन्मों पर 97 हो गया। पहले कितना था? पहले सैकड़ा से ऊपर था, यानी 130 प्रति लाख जीवित जन्म पहले था।
2014 से 2016 के दौरान, 2018 से 2020 के दौरान ये 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया। प्रति लाख का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई मदर एक लड़के को जन्म देती है, तो ऐसी 1 लाख मदर अगर जीवित बच्चों को जो है जन्म देती है, तो उनमें कितनी मदर्स ऐसी हैं जो मर जाती हैं, तो वो रेशियो दिखाता है। तो अभी भारत में ऐसे 97 महिलाएं हैं जो बच्चों को जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो असम में है, और सबसे कम केरल में है। 19 प्रति लाख केरल में है, और 195 प्रति लाख जो है असम में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इंडेक्स और रिपोर्ट्स की सीरीज में नीति आयोग ने लॉन्च किया है CCUS पॉलिसी। CCUS का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी। इसके नाम में ही इसकी जो है वो पूरी की पूरी व्याख्या लिखी हुई है। जैसे एक कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको पहले कैप्चर किया जाएगा, यानी उसको पहले कहीं पर रखा जाएगा, उसके बाद उसको यूटिलाइज किया जाएगा और फिर उसको स्टोर किया जाएगा। इससे क्या होगा? ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में बहुत सारे लाभ होने वाले हैं भारत को। एक चीज़ और डेटा जानने वाली बात है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का CO2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। यानी पहले पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पर भारत है जो CO2 सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करता है। इसके बाद अगला हमारा सीरीज है एग्रीमेंट्स एंड मेमोरेंडम का। इसमें इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने पहला फिश वैक्सीन विकसित करने के लिए CIFE के साथ समझौता किया है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद है, ये आप लोग याद रखिएगा। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। इन्होंने भारत में के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान यानी CIFE के साथ हाथ मिलाया है। इसमें क्या होगा? जो मीठे पानी की मछलियां हैं ना, उनमें जो जीवाणु से रोग होते थे, उनको रोकने के लिए ये टीका विकसित किया जा रहा है। इसमें CIF जो है 2 निष्क्रिय बैक्टीरियल टीकों के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान करेगा, और एक जो कॉलम नेरिस रोग के लिए और दूसरा जो है एडवर्स सिलोसिस रोग के लिए। तो 2 रोग के लिए ये टीका बनाया जा रहा है, एक कॉलम नेरिस रोग के लिए, एक एडवर्स सिलोसिस रोग के लिए जो है ये टीका बनाया जा रहा है। इसके बाद अगला हमारा न्यूज है GEM से। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। इसका जो थीम है वो है एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें बिजनेस एंड इकोनॉमी से ये आया हुआ है न्यूज़ में। 29 नवंबर 2022 तक GEM प्लेटफॉर्म का सकल व्यापारिक मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो गया है। GEM के बारे में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। GEM जो है यानी गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच है। जैसे मान लीजिए कि किसी बाज़ार में आप लोग गए तो वहाँ पर ऐसे दुकानें लगी हुई हैं, उसी तरीके से GEM एक ऐसा ऐप है फ्लिपकार्ट टाइप कि उसमें अलग अलग जो है गवर्नमेंट एजेंसीज अपनी अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, वहाँ पर वो बिक्री करती हैं। ये इसका लॉन्च डेट कब है? अगस्त 2016 में GEM को लॉन्च किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा न्यूज़ है मार्च 2022 तक विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो जाएगा, और इस विलय के लिए सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स में जो है वो एक समझौता हुआ है। विस्तारा एयरलाइंस में सिंगापुर का जो है अल्पतम हिस्सेदारी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा न्यूज़ है बिजनेस एंड इकोनॉमी से ही। RBI ने 1 दिसंबर को खुदरा डिजिटल रुपए हेतु पहला पायलट परीक्षण लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जो डिजिटल रुपए है उसको लॉन्च करने के लिए RBI ने एक चरणबद्ध भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की है जो डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देंगे और डिजिटल रुपए को जो है वो लॉन्च करेंगे। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक सहित 4 बैंक अभी शामिल हो रहे हैं, बाकी 4 बाद में शामिल होंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में देखेंगे अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अवनी लखेरा वही हैं जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था 2021 का। इसके बाद इन्होंने ही फिक्की टर्फ 2022 इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में टोक्यो 2022 पैरा ओलंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली अवनी लखेरा ही हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले इन्होंने रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। श्रेय कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो 3 लोग न्यूज़ में हैं, रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार, श्रेय कादियान और अवनी लखेरा जी, ये तीनों लोग न्यूज़ में हैं, तीनों को याद रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की अगली सीरीज में है द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं। कहाँ पर प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में प्रदान किया जाता है। 30 नवंबर को ये पुरस्कार वितरण हुआ।
इसमें जो है ना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए। डेट आप लोग याद रखिएगा। इसमें टेबल टेनिस खिलाड़ी शरथ कमल अंचता को 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन न्यूज में है? शरथ कमल अंचता कौन है? ये टेनिस खिलाड़ी हैं और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इस वर्ष खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा अपॉइंटमेंट्स का सीरीज है। इसमें प्रीति सूदन, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं, प्रीति सूदन जी, इनको यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली, यानी यूपीएससी की एक सदस्य बनी है प्रीति सूदन जी। नई दिल्ली में इन्होंने ये शपथ लिया है। ये कौन है? सूदन जो है 1983 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, यानी आईएएस हैं। इससे पहले इन्होंने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में सचिव के रूप में कार्य किया। महिला एवं बाल विकास विभाग और रक्षा मंत्रालय में भी इन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक न्यूज में है, लक्ष्मी वेंकटेश ने INTUC कर्नाटक के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को। INTUC का पूरा फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये आप लोग याद रखिएगा। क्यों हुई हैं ये निर्वाचित? क्योंकि जो अध्यक्ष वहाँ के थे SS प्रकाशम, उनका निधन हो गया है आकस्मिक रूप से, इसलिए इनको वहाँ पर नियुक्त किया गया है। गोवा से अगली न्यूज है। गोवा में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव। लूसोफोन क्या होता है? लूसोफोन ऐसे नागरिक होते हैं जो पुर्तगाली बोलते हैं, जिनकी पहली भाषा या दूसरी भाषा पुर्तगाली होती है, उनको लूसोफोन बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित होने वाला है। ये आप लोग याद रखिएगा। और किस लिए होगा? क्योंकि उनको जो लूसोफोन लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी, उनका जो है बातचीत, उनको जो है अपने अंदर विलय करने के लिए भारत में ये मनाया जा रहा है। ये आप लोग याद रखिएगा। विदेश मंत्रालय, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ मिलकर यह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला मेघालय से न्यूज़ है। मेघालय मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को दी है मंजूरी, और ऐसा करने वाला ये पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है। मेघालय मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल को नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है पूर्वोत्तर, और भारत का तीसरा राज्य बना है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नागालैंड से न्यूज़ है। नागालैंड में 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। 1 से 10 दिसंबर 2022 तक नागा हेरिटेज विलेज किसामा में 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेज़बानी किया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। यह महोत्सव जो है ना, नागालैंड के सभी जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करता है, और इस महोत्सव का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना, इसके कल्पात्मक नाटक और परंपराओं को प्रदर्शित करना है। ये आप लोग याद रखिएगा। महोत्सव का मुख्य आकर्षण जो होगा, पारंपरिक नागा मोरंग्स प्रदर्शनी शामिल होगा। तो नागा मोरंग्स प्रदर्शनी कहाँ पर हो रहा है? नागालैंड में हो रहा है। किस चीज़ के दौरान? हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान नागा मोरंग्स प्रदर्शनी हो रहा है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो प्रहार क्लासेस नाम से है। थैंक यू वेरी मच।